अभी ट्रम्प साहब ने टैरिफ को कहाँ-कहाँ वार के रूप में यूज किया। सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रखना है, दुनिया के दूसरे देशों पर भी कहाँ-कहाँ इसने वार के रूप में यूज किया। जस्टिस जो होता है, न्याय होता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऐसा कहा जाता है हिस्ट्री रिपीट होती है। मुझे प्रेजेंट डे एग्जांपल देके बताइए कि कैसे हिस्ट्री रिपीट हो रही है। महिला सशक्तिकरण का क्या आदर्श है? कब हम मान लेंगे कि महिलाएं अब सशक्त हैं? May I come in, sir? आइए बैठ Namaste, sir. Namaste. बैठिए। Thank you, sir. पहचान को गोपनीय रखते हुए अपने बारे में संक्षेप में बताओ। सर, मैं जालोर जिले की बागोड़ा तहसील से आता हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा भीनमाल में हुई और उसके बाद में ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ, जिसके अंदर पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी मेरे सब्जेक्ट थे। और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन है वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, जिसमें पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट था। उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। तो अभी आपने इस तैयारी की प्रक्रिया में किन-किन बिंदुओं की अच्छी तैयारी की है, जिन पे हम सार्थक चर्चा कर सकें? सर, करंट इश्यूज और जो मेरा जैसे करंट ग्रेजुएशन, इश्यूज में अभी क्या-क्या है चर्चा में? जो अभी टैरिफ वॉर चल रहा था, अमेरिका ने इंडिया के टैरिफ को रिड्यूस किया है। बाकी रशिया यूक्रेन वॉर है और मिडल ईस्ट के अंदर कंटिन्यूस जो अशांति रहती है उसके बारे में, और बहुत सारे इश्यूज जो करंट जैसे में टैरिफ है, टैरिफ शुरू में जब इसकी संकल्पना की गई थी तो क्या सोच के की गई थी? वार में कब कन्वर्ट हो गया ये? मतलब वार तो नहीं था, व्यापार था ये तो। व्यापार से वार में कब कन्वर्ट हुआ? सर, पहले तक ये था कि टैरिफ को वहाँ की जो कम्युनिटीज है उनके फायदे तक रखा जाए, लेकिन जब इसको दो देशों के बीच में संबंध को बनाए रखने, या फिर एक देश दूसरे देश से संबंध कैसे रखेगा, उस पर इसका यूज होने लग गया, तब से एक वॉर के अंदर कन्वर्ट हो गया। अभी ट्रम्प साहब ने टैरिफ को कहाँ-कहाँ वार के रूप में यूज किया। सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रखना है, दुनिया के दूसरे देशों पर भी कहाँ-कहाँ इसने वार के रूप में यूज किया। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल चाइना के साथ किया है। उसके बाद ईरान के अंदर टैरिफ को हथियार के रूप में यूज कर रहा है, और जो मादुरो की सत्ता हटाई गई है वहाँ पे भी टैरिफ को एज ए वेपन यूज किया। और यूरोपियन यूनियन, जी सर, उनके साथ यूरोपियन भी यूनियन। किया गया। तो अभी जो हमारा एक ट्रेड डील हुआ है यूएस के साथ, क्या हाइलाइट्स है उसकी? सर, उसकी जो फुल डिटेल्स है वो आनी है, बाकी है, लेकिन अभी तक के लिए ये है कि इंडिया का जो टैरिफ था 50%, उसको रिड्यूस करके 18 to 25% तक रखा जाएगा। और ये कहा गया है कि इंडिया अमेरिका से तकरीबन 500 बिलियन तक की खरीद करेगा, और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और डेयरी इंडस्ट्री है उसको टैरिफ से बाहर रखा गया। ओके, टैरिफ से बाहर यूएस ने रखा है। जी सर। ये तो उनकी तरफ से है, उन्होंने इतना किया। हमारी तरफ से क्या है, भारत की तरफ से यूरोपियन गुड्स, अमेरिकन गुड्स के लिए? हमारी तरफ से ये है कि जो भी लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स है हमारे, जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरी है, लेदर इंडस्ट्री है, एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्रीज है, उनको वहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाएगा, और मैक्सिमम जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकेगा इंडिया के अंदर उससे। अभी हमारा संसद का सत्र चल रहा है, तो कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर संसद चर्चा कर रही है? सर, अभी ये बजट सेशन है और उसमें बजट के जो प्रोविजंस है उस पर बहस चल रही है, और जो राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था उस पे अभी तक ये चर्चा हो रही है। बजट के क्या हाइलाइट्स हैं इस बार के बजट के? सर, इस बार के बजट को इंडिया को 2047 तक जो विकसित भारत बनाने का सपना है उस तरफ ले जाते हुए मैक्सिमम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उस पर ध्यान दिया गया है, और एक लॉन्ग टर्म का टारगेट लेके जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उस पर मैक्सिमम फोकस किया गया है। और जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस सेक्टर के अंदर अभी तक की सबसे बड़ी बजट एलोकेशन किया। इसकी पास करने की क्या प्रक्रिया है? सर, बजट के लिए इसमें 5 स्टेप होते हैं, जिसमें सबसे पहले बजट भाषण होता है, उसके बाद में बजट पर आम चर्चा होती है, उसके बाद में जो डिमांड्स है उनकी विभागीय समितियों के द्वारा जांच होती है, और उसके बाद जो विनियोग विधेयक है उसको पारित किया जाता है। इसमें लास्ट में जैसे जिनकी चर्चा नहीं हो पाती उनको भी पारित मानते हैं, उसकी प्रक्रिया को भी कुछ नाम है, तकनीकी नाम, क्या नाम है उसका? सर, उसको गिलोटिन कहते हैं।
और राज्यसभा और लोकसभा दोनों के समान अधिकार हैं इसमें बजट में। सर इसमें जो एलोकेशन होता है उसमें मनी बिल है, हम्म, मनी बिल के संदर्भ में लोकसभा की पावर अधिक है और हम्म। बाकी सर चर्चा लगभग सेम ही है। आप जालोर जिले से आते हैं, ग्रेनाइट उसकी पहचान है हमारे राजस्थान में, पर ग्रेनाइट को जैसे हमारे मार्बल को जितना स्थान या पहचान मिली है, जालोर के ग्रेनाइट को उतनी पहचान नहीं मिल पाई, क्या वजह है? सर उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वहाँ पे लॉजिस्टिक जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा वीक है। उस वजह से अगर जालोर से कहीं दूसरी जगह पे उसको एक्सपोर्ट किया जाता है तो उसकी कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाती है। पहला रीज़न ये है। सेकंड ये है कि जो वहाँ की ग्रेनाइट की जो क्वालिटी है उसको उसके लिए जो पहले जो प्रिसाइज किया जाता है वो अभी तक वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है। स्टोन की बात चल रही थी, तो अपने स्टोन में जैसे एक तो सैंड स्टोन होता है, एक मार्बल होता है, ग्रेनाइट होता है, क्या इनमें डिफरेंसेस होता है? सर जो ज्योग्राफी के हिसाब से बता दो, साइंस के हिसाब से बता दो। सर स्टोन, हाँ जी। ग्रेनाइट है वो आग्नेय चट्टानों की पहाड़ियों में मिलता है हम्म, और जो सैंड स्टोन है वो अवसादी चट्टानें होती है उसमें सैंड स्टोन अवसादी में, और जी संगमरमर सर ये भी अवसादी में अवसादी में या कायांतरित में? सॉरी सर मैं एग्जैक्ट मेरे हिसाब से सर ये अवसादी। ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में किया आपने? जी सर। रॉल्स ने जो न्याय का सिद्धांत दिया था वो औरों से अलग कैसे है? रॉल्स का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो दूसरे लोगों ने जो दिया है उनसे कैसे अलग है? रॉल्स ने कॉन्सेप्ट दिया था वेल ऑफ इग्नोरेंस। उसमें उन्होंने बताया कि सभी लोगों के जो भी डिफरेंसेस है उनको एक साइड रख के सभी को एक ग्राउंड पे लाके अगर कोई निर्णय लिया जाता है और उसके बाद जो डिसीजन निकल के आता है वो जस्टिस होता है। वो उस टाइम के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी, इसीलिए। अमर्त्य सेन और इनमें क्या डिफरेंस आ जाता है फिर? अमर्त्य सेन वो भी तो जस्टिस की बात करते हैं, जी उनका क्या है? सर। रॉल्स ने क्या था कि रिसोर्स एलोकेशन के अंदर जो Good. इक्वालिटी होती है Very उस पर ध्यान दिया था। लेकिन अमर्त्य सेन ने ये कहा था कि रिसोर्स एलोकेशन से कुछ नहीं होता, उसमें कैपेबिलिटी भी होनी कैपेबिलिटी, चाहिए, स्ट्रेंथ को करना बहुत बढ़िया। कैपेबिलिटी अप्रोच के हिसाब से। और प्लेटो यहाँ इससे कैसे डिफर करता है? प्लेटो का जो जस्टिस का है, प्लेटो ने जो जो जस्टिस थ्योरी है वो एक मॉरल और एथिकल ग्राउंड पे है, जिसमें जो व्यक्ति सभी को अपना अपना काम करना चाहिए, हस्तक्षेपकारी। चलिए बेसिक एक बताओ मुझे, जस्टिस जो होता है, न्याय होता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सभी में इक्वलिटी की स्थापना करना बहुत और जो बढ़िया। भी रिसोर्सेज है उन तक सभी की पहुंच होनी चाहिए। शाबाश। अगर अपन वर्तमान में इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करते हैं, अभी जो सिनेरियो हो रहा है, तो यूएनओ को कहाँ आप देखते हैं? यूएनओ जो है उसकी क्या पोजीशन है अभी? इन दिनों में यूएनओ को पोजीशन है वो वीक होती जा रही है, क्योंकि जो सबसे पावरफुल कंट्री जिसका हेजेमनी है अभी हम यूएसए, वो उसमें से बाहर निकल रहा है या फिर उसकी फंडिंग में कटौती कर रहा है। और पीछे जो घटनाएं हुई है उनमें यूएनओ ने वो भूमिका नहीं निभाई है जिसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। ऐसे देखा जाए तो इसकी भूमिका कमजोर हो रही है। आपके नजर में कहाँ यूएनओ फेल्योर हुआ है? कौन कौन से ऐसे इवेंट हुए पर्टिकुलर वर्ल्ड वाइड जिसमें यूएनओ मतलब एक तरह से फेल्योर हुआ है? जी सर, तो इसमें से सबसे पहले रशिया और यूक्रेन का जो वॉर हुआ था उसके अंदर यूएनओ ने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद में जो मादुरो का तख्ता पलट हुआ था उसमें यूएनओ ने कोई कमेंट नहीं किया। और इससे पहले जब कोविड आया था तब भी यूएनओ की तरफ से ऐसे कोई स्टेप नहीं उठाए गए थे जिससे कि ग्लोबल कम्युनिटी को फायदा हो सके। अच्छा, और ये इजराइल और ये पैलेस्टीन वाला? जी सर, इस वॉर में भी यूएनओ की भूमिका, इसमें भी कोई नहीं किया था है? इसमें जो वीटो पावर का है वो क्या है? सर इसमें जो रखने के पीछे क्या एम था, ये क्यों रखा गया? सर उस समय की जो 5 कंट्रीज थी जो सबसे पावरफुल थी और हर किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में उनका रोल था, तो उनको विशेष अधिकार देना जरूरी था ताकि वो उस ग्राउंड पे आ सके जिससे कि वो सेटिस्फाई हो सके। इसके लिए स्थापना की गई थी। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में ये भेदभाव ये एप्स्टीन फाइल जो अभी चल रहा है इशू, क्या है ये एप्स्टीन फाइल? सर ये जेफरी एप्स्टीन नाम के व्यक्ति थे जो कि लाइजनर थे और उन्होंने
ना केवल कई देशों के बीच में डील करवाई बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर जो प्रभावशाली नेता या फिर बिजनेसमैन थे उनके संपर्क थे और उन्होंने लैंगिक आधार पर जो हम्म। भेदभावकारी प्रोवाइड करवाया था जिससे उसकी आलोचना हो रही अच्छा अच्छा। अभी अपने कश्मीर का क्या स्टेटस है, J&K का? है। J&K का जो विशेष दर्जा है उसको खत्म कर दिया गया है और हम्म। बाकी स्टेट की तरह बाकी स्टेट है या अभी यूटी है? PAUT यूनियन टेरिटरी है। कितनी है यूनियन टेरिटरी अपने? कितनी है टोटल अभी राजस्थान, अब इंडिया में, सॉरी? कर रहा हूँ 9 है। कम कर दी ना, एक को मर्ज कर दिया, तो 8 रह गई ना। जी सर। हाँ, चलिए बात। प्रेजेंट सिनेरियो में आपको ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिक्स में सेंट्रलाइजेशन बढ़ रहा है, पॉलिसी मेकिंग में सेंट्रलाइजेशन बढ़ रहा है? मैम ये फेडरलिज्म की सबसे बड़ी समस्या के रूप में अभी सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं जो भी फाइनेंशियल एलोकेशन होता था उस पे कंट्रोल बढ़ रहा है और जो भी कोई एग्जांपल दे सकते हैं? यस मैम, जैसे कि जो राज्यपाल की नियुक्ति हो रही है वो पूरी तरीके से पॉलिटिकल नजरिए के हिसाब से हो रही है और जो रिसोर्सेज है फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो भी कट हो रहे हैं और जीएसटी के आने के बाद में जो कंपनसेशन के मैकेनिज्म थी वो भी कमजोर हो रही है। एग्रीकल्चर कौन से लिस्ट में आता है? ये मैम कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट या स्टेट? स्टेट लिस्ट में। तो फिर सेंटर इसमें लॉ कैसे बना सकती है? मैम कंफ्यूज हूँ मैम, ये कौन सी लिस्ट में आता है स्टेट लिस्ट में, पर सेंटर इसमें लॉ कैसे बना सकती है? सेंटर लॉ बनाती है ना, आए थे अभी 3 फार्मर बिल। जी तो मैम, इसमें ये है कि सेंटर बिल लॉ बना सकती है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना स्टेट की सीमा में आता है तो वो उस लॉ को मॉडल मानते हुए अपने यहाँ पे लागू कर सकते अच्छा, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट सुना है नाम आपने? हैं। जी राजस्थान का क्या लिंक है इससे? इसमें मैम राजस्थान में बूंदी और मैं एग्जैक्ट लोकेशन याद नहीं कर पा रहा हूँ, वहाँ पे भी इस फॉल्ट के अवशेष। क्या रेलेवेंस है इसका? मैम इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? मैम ये जियोलॉजिकली इम्पोर्टेंट है और जो जियो जियो हेरिटेज साइट्स है उसमें आता है हम्म, और उससे पृथ्वी की संरचना के बारे में जानने की जानकारी मिलती है। एक होता है फोल्डिंग, एक होता है फॉल्टिंग, क्या फर्क है दोनों में? मैम फोल्डिंग में तो दो प्लेट्स है वो आपस में टकराती है और वहाँ पे माउंटेन या कोई स्ट्रक्चर बनती है और फॉल्टिंग में रिज जैसा कुछ होता है कि जिसमें प्लेट्स है वो दूर होती है। ये अनुमान के आधार पे बता रहा अभी मतलब प्रेजेंटली ग्लोबली कोई ऐसी फॉल्टिंग है जो हो रही है जिससे कोई कॉन्टिनेंट अलग हो रहा हो? कोई प्रेजेंटली आपको न्यूज़ पता हो? हूँ। मैम ये अफ्रीकन रिफ्ट वैली है उसका प्रसार हो रहा है कौन कौन से देश अफेक्ट हो रहे हैं उसमें? और मैम एग्जैक्ट इसमें एग्जैक्ट नेशंस पता नहीं लेकिन केन्या है इसमें और युगांडा है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है हिस्ट्री रिपीट होती है। मुझे प्रेजेंट डे एग्जांपल देके बताइए कि कैसे हिस्ट्री रिपीट हो रही है प्रेजेंट डे। आप इंटरनेशनली नेशनली कुछ भी बता सकते हैं, कोई एग्जांपल जिसमें कि ये जस्टिफाई हो कि हिस्ट्री अपने आप में रिपीट हो रही है। मैम इस संदर्भ में मुझे सबसे बड़ा एग्जांपल ये याद आ रहा है कि जो नेपाल के अंदर प्रोटेस्ट हुए थे उन प्रोटेस्टर की मेन डिमांड थी कि वहाँ पे जो मोनार्की है राजशाही है उसको वापस लाया जाए। तो कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेसी के बाद फिर से राजशाही की तरफ जाना ये हिस्ट्री को रिपीट करने जैसा है। लेकिन ये है कि जो जितने भी अभी कैपिटलिस्ट कंट्रीज थे वो चाहते थे कि फ्री मार्केट हो, ज़्यादा से ज़्यादा ओपन मार्केट हो, वो खुद प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहे हो तो कहीं ना कहीं ये रिपीट हो। वेरी गुड। यूक्रेन, वेनेजुएला, ईरान, इन तीनों का नाम सुन के आपके दिमाग में क्या आता है अपार्ट फ्रॉम यूएस? Apart from US, Yeah, I mean, what is the ideology that comes in your mind? साम्यवाद। ठीक है, सॉफ्ट डिप्लोमेसी, हार्ड डिप्लोमेसी, दो चीज होती है। मान लीजिए आप इस देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्लोबली, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? मैम जो किसी देश के इंटरेस्ट है वो प्राथमिक होते हैं तो पहला मकसद ये होना चाहिए कि जो हित है वो सॉफ्ट डिप्लोमेसी से सधने चाहिए जहाँ तक हो सके। लेकिन जब वहाँ से वो इंटरेस्ट पूर्ति नहीं हो तो हार्ड डिप्लोमेसी की तरफ जाना चाहिए।
तो प्रेजेंट डे ग्लोबल सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए कौन से ऐसे देश हैं जिनके साथ आप सॉफ्ट डिप्लोमेसी अप्रोच अपनाना चाहेंगे और कौन से ऐसे देश हैं जिनके साथ आप हार्ड डिप्लोमेसी अप्रोच अपनाना चाहेंगे? मैम, इंडिया के जो ईस्ट एशियन कंट्रीज है जितनी भी, उनके साथ अपन सॉफ्ट डिप्लोमेसी, कल्चरल रिलेशन स्थापित कर सकते हैं, और वो फ्रूटफुल भी है और उसके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। दूसरा मैम, जो देश जैसे यूएसए है, जिस तरीके से बात पे टैरिफ लगाए, इंडिया ने कोशिश की है कि वहाँ पे हार्ड डिप्लोमेसी अपनाई। अपना देश, पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जो हमेशा भारत के लिए चुनौती प्रस्तुत करता है, और हमने उसको हार्ड डिप्लोमेसी के थ्रू जवाब दिया। रिसेंटली मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही है हमारे कुछ देशों के साथ, इसके बारे में जानकारी है आपको? मैम, अभी कौन सी हो रही है एग्जैक्ट में क्या याद? रेलेवेंस होता है मिलिट्री एक्सरसाइजेज का? मैम, इसमें दोनों देशों की जो सेना होती है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, जो नई टेक्निक्स होती है उनके बारे में जानकारी मिलती है, और काउंटर टेररिज्म के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं इसमें शामिल होते हैं। कहीं ना कहीं हर देश को सीखने का अवसर देते हैं, और जब मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक वॉर की तरफ जाना नहीं है, वो एक पीस की तरफ जाना होता मेरा लास्ट सवाल है आपसे, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में क्या फर्क है? है। एनवायरनमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, और एनवायरनमेंट की स्टडी है वो इकोलॉजी की। थैंक यू। तीनों चुनाव आयुक्तों के नाम बताओ। ज्ञानेश शाह जी। ठीक है। जालोर में कोई वहां के लोक देवता है? जालोर के लोग देवता, बिग्गा जी करके लोग देवता है वो जालोर। आपको जानकारी है कुछ उनके बारे में? हम ये आपको नाम ही पता है? सरकार जिन मेलों को फंड करती है, आयोजित करवाती है, उनके नाम बताओ। पर्यटन विभाग जिसको हम कहें। जसवंत पशु मेला ऐसा नाम है, उसको गवर्नमेंट फंड करती है, और मेड़ता के अंदर एक पशु मेला है, उसको भी गवर्नमेंट करती है। महिला सशक्तिकरण का क्या आदर्श है? कब हम मान लेंगे कि महिलाएं अब सशक्त हैं? जो पहले से ये माना जाता है कि ये डिसीजन है वो पुरुष ही ले सकता है, जब वो मेंटेलिटी से हटकर डिसीजन लेने की शक्ति लिंग पर आधारित ना होकर जरूरत के आधार पर हो। अगर वो महिला आप सशक्त हैं? मैं सशक्त। अच्छा, आपके सशक्त होने के दो बड़ी वजह बताओ। एक तो सर मैं एजुकेटेड हूँ, सेकंड जो मुझे भरोसा है कि मैं कर सकता हूँ। अच्छा, और यही दो गुण हैं एक महिला में, तो क्या उसको भी सशक्त मानेंगे? सर, अगर वो अपने डिसीजन खुद ले पा रही है और उसमें कोई रुकावट नहीं है तो माना जा सकता है वो सशक्त है। तो आपने डिसीजन वाली बात खुद के लिए नहीं बोली थी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि यही दो गुण हैं किसी महिला में, तो उसको सशक्त मान लेंगे क्या? खैर, मदर मोर्टेलिटी रेट और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट के हमने विकसित भारत में क्या लक्ष्य रखे हैं? एग्जैक्ट लक्ष्य सर मुझे, अरे जीरो मदर मोर्टेलिटी और जीरो। अच्छा, जीरो पे ले आएंगे। दुनिया में कहीं है ऐसा? एग्जांपल तो फिर हमने इतने हार्ड लक्ष्य कैसे तय कर लिए? दुनिया में तो कहीं है ही नहीं ऐसा। सर, वहां तक जाने के लिए लक्ष्य। आपसे राजनीति विज्ञान के बारे में बात हो चुकी, लेकिन मैं भी राजनीति विज्ञान से ही संबंधित हूँ, इसलिए मेरा एक सवाल है आपसे। साम्यवादियों का तो चरम लक्ष्य क्रांति है, फिर ये चुनाव कैसे लड़ने लग गए? सर, ये साम्यवाद का सॉफ्ट वर्जन है, जिसके अंदर जो इलेक्शन लड़े जाते हैं वो भी इतने डेमोक्रेटिक नहीं होते, जिसमें एक वन पार्टी सिस्टम होता है। नहीं, जैसे अपन इंडिया के बारे में बात करें, इंडिया में साम्यवादी जो है वो चुनाव लड़ते हैं। सर, ये पूरी दुनिया में सबसे पहले भारत के एक राज्य में साम्यवादियों ने लड़के सत्ता पाई, चुनाव लड़के। ये समाजवाद है, साम्यवाद नहीं नहीं, वो तो विशुद्ध साम्यवादी है। समाजवाद तो हमारे देश का लक्ष्य है। इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक है, और डेमोक्रेसी के अंदर पार्ट लेने के लिए इलेक्शन जरूरी है। अच्छा अच्छा, ठीक है। मणिपुर के नए सीएम का नाम बताओ। खेमनाथ सर, सॉरी एग्जैक्ट नाम मेरे को याद। अच्छा, ठीक है। राजस्थान के पहले 4 सीएम के नाम बताओ, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। हीरालाल शास्त्री जी, और उसके बाद में जयनारायण व्यास जी। अच्छा, उसके तुरंत बाद जयनारायण जी व्यास आ गए थे। एग्जैक्ट क्रोनोलॉजी याद नहीं है, शुरू की जा रही है। ठीक है। आपकी कोई हॉबी है? तो मैं वर्ग पहले भरना पसंद है। अच्छा, इसमें आपने फीलिंग की स्पेलिंग गलत भर दी पहले, तो कोई बात नहीं है। तो आई। हाँ हाँ, ठीक है। सॉरी सर। ये क्या आपको लॉजिकल बनाती है? यस। और इसके अलावा कैसे आपकी पर्सनालिटी को अच्छा बनाती है?
ये सर मेरे को हमेशा नया सीखने के लिए सिखाती है कि आज मैं कुछ नया सीखूंगा, नए वर्ड्स मिलते हैं, नई इंफॉर्मेशन मिलती है, इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है। बाकी इसमें क्या होता है सर, कॉम्बिनेशन देखने होते हैं, और मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन और व्यक्ति के निजी जीवन में भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस के साथ डिसीजन लेने होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको मदद करता है। अच्छा, बैलेंस लाती है आपकी पर्सनालिटी में, जी सर। अप एंड डाउन, राइट टू साइड, है ना? जी सर। ये सर एक अभी कल परसों न्यूज़ देखा है, फरीदाबाद में 3 बच्चियों ने कोई सुसाइड किया, कोई ऑनलाइन टास्क बेस्ड गेम। ये क्या है और कैसे इस हद तक बच्चे पहुंच जाते हैं कि सुसाइड करते हैं? सर उन्होंने कोरियन ड्रामा चैलेंज था, उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए ये जान दी थी। उसमें ये सर, जो किशोरावस्था होती है वो सबसे वल्नरेबल स्टेज है उम्र की। अगर उस टाइम पे सही से ध्यान नहीं दिया जाता है स्कूल के लेवल पे, पेरेंट्स के लेवल पे और एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे, तो कहीं ना कहीं उनको वो प्रभावित कर सकती है। और चूंकि किशोर है वो इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, तो ऐसा डिसीजन ले सकते तो ऐसे गेम पे रोक नहीं लगाती सरकार, जहाँ पे बच्चे सुसाइड के लेवल तक पहुंच जाते हों? हैं। सर ऐसे गेम पे रोक समय समय पे लगाई गई है, लेकिन वीपीएन जैसे कई नेटवर्क्स है जिनके साथ वो गेम खेले जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी तरफ और ज़्यादा स्ट्रेंजेंट एक्शन लिया जाना चाहिए। तो इससे बच्चों को बचाना हो तो क्या पेरेंट्स को क्या सावधानी रखना चाहिए? पेरेंटिंग के लेवल पे ये है कि काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे की समय समय पर काउंसलिंग होनी चाहिए, और एक सामान्य दिनचर्या से हटकर वो अगर काम करने लग जाता है तो हम लोग शुरुआती इंडिकेशन मानते हुए उसको बाल मनोवैज्ञानिक के पास ले जाना चाहिए। और स्कूल के लेवल पर भी उसकी जो रिपोर्ट्स हैं उनको समय समय पर देखते रहना चाहिए। ठीक है, आपका इंटरव्यू पूरा हुआ, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।